भगवान राम अब अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के आकार के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था। वह भारत आज जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कारण सारा संकट पैदा हुआ था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जंगल में जाना पड़ा। 14 वर्षों का उनको वनवास मिला। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है, जा नहीं पाती है। लेकिन मजबूरी है। फिर कभी यदि कोई सबके बीच में इस बुद्धिजीवी समागम में फिर चुनाव जीतने के बाद 5 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। का संकट जो पैदा हुआ था उस विश्वसनीयता के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और चुनौती के रूप में स्वीकार ही नहीं किया बल्कि हमने उस पर विजय प्राप्त की। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को उठाकर कोई देख ले। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने कमिटमेंट किए थे सारे कमिटमेंट्स को हम लोगों ने पूरा किया है। हर कमिटमेंट को पूरा किया, पूरा करेंगे। जनता की इन अपेक्षाओं को हम पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का प्रश्न, मैं जानता हूं कि हमारे विरोधी ये कहते थे कि बार बार धारा 370 को समाप्त करने की बात करके ये भारतीय जनता पार्टी बड़े दूर नहीं है कि 2027 आते आते हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। मेरे साथियों, यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश है, भारत की है। भारत के बारे में सारे विश्व में एक समय धारणा बदली है। मैं जानता हूं आपके परिवार से या तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का पहले भी विदेश जाना हुआ होगा और आज भी विदेश जाते होंगे। आपको यह बात समझ में आती होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति धारणा कैसे बदली। एक सम्मान का भाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति पैदा हुआ है। यह हम लोगों के लिए बेहद एक सौभाग्य का विषय है। कई ऐसी बातें हैं जो कि बहुत विस्तार में जाकर मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 और बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 से लेकर और 2014 के पहले जब भी कोई चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता यह कहता था कि हम आपका समर्थन इसलिए चाहते हैं कि हम भारत की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हों, चाहे श्री राजीव गांधी जी हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों। वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की कभी मैं आलोचना नहीं करता, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने में, इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह कमिटमेंट उनका था, कहते थे हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहन भाइयों, कोई गरीबी दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन आज आप दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकते हैं कि 2014 से मोदी जी की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट बनी है उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। यह हमारी ही फिगर नहीं है, यह इंटरनेशनल जो एजेंसी है उनकी भी यह फिगर।
यह नीति आयोग की भी अपील है। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया। यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ छात्र भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। इस बात से सहमत होंगे कि नौजवानों के अंदर बराबर एक इनोवेटिव आइडिया, नए नए विचार बराबर ये पैदा होते रहते। नौजवान की इच्छा रहती है कुछ नई चीज हम खोज निकालें, लेकिन जिस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए और जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए हमारे देश के नौजवानों को नहीं मिल पाती। उसका कारण है कि यही कारण है कि 2014 तक भारत में स्टार्टअप्स का नंबर केवल 400 से लेकर 500 तक हुआ करता है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भारत में स्टार्टअप चालू हो गया है और हमारे नौजवान बच्चे नई नई आइडिया लेकर आ रहे हैं और हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया के दूसरे देशों में भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। उनको आमंत्रित किया जा रहा है, आओ हमारी इस फर्म में काम करो, हमारी इस कंपनी में काम करो, तुमको यह डिजिग्नेशन मिलेगा, तुमको इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि उनके इस ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने कुछ किया है, यदि हमारे पास कोई इनोवेटिव आइडियाज हैं, यदि हमने कुछ इवेंट किया है तो मैं चाहूंगा उस इवेंट का पहला लाभ किसी को मिलना चाहिए, हमारे भारत को मिलना चाहिए। यह हमारे देश के नौजवानों ने कहा। इस समय कई नौजवान वो काम कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स जिनकी लगभग $1 बिलियन से ऊपर की कैपिटल हो जाया करती है, ऐसे यूनिकॉर्न्स पहले 1, 2, 3 हुआ करते थे। 10 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत में इस समय हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 125 से अधिक हो। यह सब हमारी मेजर अचीवमेंट्स हमारे देश की। सब मिला जुला कर यदि मैं कहूं तो देश में एक ऐसा मोदी जी के आने के बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट बना है कि लोगों को काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। गवर्नमेंट हर तरीके से अपना सिस्टम उनके लिए तैयार है। और इस बार के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहमत होंगे। पहले साउथ इंडिया में हमको न के बराबर सीट से प्राप्त होती थी, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल में। लेकिन मैं कह सकता हूं मैं ही नहीं बल्कि सर्वे एजेंसीज का भी यह दावा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में भी अपना झंडा फहराने जा रही है। चाहे भारत का नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तेजी के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप सबका सहयोग हम सबको प्राप्त हो और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, नौजवानों का संबल प्राप्त हो, ताकि हमारा यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ सके और 2047 तक 2047 तक भारत को हम दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और आज हम भारत को 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि 2047 क्रॉस करते करते भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसकी सही यह हम लोगों की कोशिश है और यही लक्ष्य सामने रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझे बैठकर बोलना पड़ रहा है और मैं जानता हूं बैठकर बोलने में वो चीज आ नहीं पाती, लेकिन मजबूरी है। फिर कभी यदि कोई कार्यक्रम होगा तो मैं निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल के बीच में आऊंगा और बहुत सारे इस समाज से संबंधित जो इशूज हैं उन पर वाइडली आप सबके सामने चर्चा करने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। अन्य राज्यों का दर्जा है। राम मंदिर के बारे में हम लोगों ने कहा, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं,
हमको बहुमत मिलेगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा। आपने देखा कि वह काम भी हो गया। और मुझे तो कभी कभी अब लगने लगा है भगवान राम अब अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास। वह भारत आज जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और हमारे भारत के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। मेरे साथियों, यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े देशों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश है, भारत की है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत के बारे में सारे विश्व में एक समय धारणा बन ली है। मैं जानता हूं आपके परिवार से या तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का पहले भी विदेश जाना हुआ होगा और आज भी विदेश जाते होंगे। आपको यह बात समझ में आती होगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के प्रति धारणा कैसे बदली। एक सम्मान का भाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति पैदा हुआ है। यह हम लोगों के लिए बेहद एक सौभाग्य का विषय है। कई ऐसी बातें हैं जो कि बहुत विस्तार में जाकर मैं समझता हूं कि उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। दो तीन और बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1914 के पहले जब भी कोई चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता यह कहता था कि हम आपका समर्थन इसलिए चाहते हैं कि हम भारत की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे श्री राजीव गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की कभी मैं आलोचना नहीं करता, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों हो, क्योंकि मैं मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर होता है, वो इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने में, इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह कमिटमेंट उनका था, कहते थे हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहन भाइयों, कोई गरीबी दूर नहीं करता है, लेकिन आज आप दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकते हैं कि 2014 से मोदी जी की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट बनी है उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। यह हमारी ही फिगर नहीं है, यह इंटरनेशनल जो एजेंसी है उनकी भी एफी है, यह नीति आयोग की भी एफी है। 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया। यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ छात्र भी इस बात से सहमत होंगे कि नौजवानों के अंदर बराबर एक इनोवेटिव आइडिया, नए नए विचार बराबर ये पैदा होते रहे। नौजवान की इच्छा रहती है कुछ नई चीज हम खोज निकालें, लेकिन जिस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए और जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए हमारे देश के नौजवान को नहीं मिल पाती। उसका कारण है कि यही कारण है कि 2014 तक भारत में स्टार्टअप्स का नंबर केवल 400 से लेकर 500 तक हुआ करता है। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भारत में स्टार्टअप्स का नंबर 1,30,000 हो गया है और हमारे नौजवान बच्चे नई नई आइडियाज लेकर आ रहे हैं और हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया के दूसरे देशों में भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। उनको आमंत्रित किया जा रहा है, आओ हमारी इस फर्म में काम करो, हमारी इस कंपनी में काम करो, तुमको यह डिजिग्नेशन मिलेगा, तुमको इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं
कि उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने कुछ किया है, यदि हमारे पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं, यदि हमने कुछ इन्वेंट किया है, तो मैं चाहूंगा उस इन्वेंट का पहला लाभ किसी को मिलना चाहिए, हमारे भारत को मिलना चाहिए। ये हमारे देश के नौजवानों ने कहा। इससे मैं कई नौजवानों को जानता हूं जो कि हमारे भारत में इस समय वो काम कर रहे हैं। यूनिकॉर्न्स, जिनकी लगभग $1 मिलियन से ऊपर की कैपिटल हो जाएगा। ऐसे यूनिकॉर्न्स पहले 1, 2, 3 हुआ करते थे। 10 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत में इस समय हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 125 से अधिक हो। यह सब हमारी मेजर अचीवमेंट्स हैं हमारे देश की। सब मिला जुलाकर यदि मैं कहूँ तो देश में एक ऐसा, मोदी जी के आने के बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया, ये लोगों को काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। गवर्नमेंट हर तरीके से अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भी उनके लिए तैयार है। और इस बार के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सहमत होंगे। पहले साउथ इंडिया में हमको 9 के बराबर सीट से प्राप्त होती थी, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और केरल में। लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं ही नहीं बल्कि सर्वे एजेंसी का भी यह दावा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में भी अपना झंडा फहराने जा रही है। चाहे भारत का नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तेजी के साथ हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप सबका सहयोग हम सबको प्राप्त हो, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, नौजवानों का संबल प्राप्त हो, ताकि हमारा यह देश तेजी के साथ आगे बढ़ सके। और 2047 तक, 2047 तक भारत को हम दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और आज हम भारत को 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि 2047 क्रॉस करते करते भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसकी साइज, यह हम लोगों की कोशिश है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।